हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करेंगे, जो केंद्रीय बैंकों द्वारा बनाई जाती है या चलाई जाती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम साख नियंत्रण को पढ़ेंगे कि साख नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप जरूर देख लें। हमने डिस्कस करा था केंद्रीय बैंक क्या होते हैं, उसके कार्य कौन से होते हैं, केंद्रीय बैंक का अर्थ हमने समझा था। तो वो लेक्चर आप जरूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, तब वो लेक्चर आप जरूर देखें। तो मौद्रिक नीति की हम बात करेंगे आज कि मौद्रिक नीति जो होती है वो क्या होती है। मौद्रिक नीति में हम पढ़ेंगे साख नियंत्रण को। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? साख साख नियंत्रण। साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल जो होता है वो किस प्रकार से होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल, पहले तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ क्या है? जो केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय बैंक भारत का कौन सा है? केंद्रीय बैंक भारत का जो है आपका केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई है ना, आरबीआई है भारत का केंद्रीय बैंक। तो ये साख नियंत्रण किस प्रकार से करता है? अब साख नियंत्रण कहते किसको है? साख नियंत्रण का पहले अर्थ समझ लो। साख नियंत्रण का मतलब होता है जो व्यापारिक बैंकों पे ऋण देने की शक्ति को कंट्रोल कर देता है। मतलब वो क्या करते हैं, जैसे आपने 10,000 रुपये बैंक में ले गए, आपके खाते में उसने 10,000 रुपये लिख दिए और उसमें से 20% रख के 80% क्या कर दिया, उसने दूसरे को दे दिया, यानी 8,000 रुपये दूसरे को दे दिया। तो वो क्या हुआ, वैसे ही वैसे करके वो बहुत ज्यादा पैसा बना देता है मार्केट में, यानी साख मुद्रा का निर्माण कर देता है। जिस वजह से क्या है कि जो मौद्रिक नीति होती है, यानी आरबीआई या केंद्रीय बैंक को मौद्रिक नीति अप्लाई करनी पड़ती है साख नियंत्रण करने के लिए। तो साख नियंत्रण का अर्थ समझ आ गया आपको कि जो ऋण देने की शक्तियां हैं व्यापारिक बैंकों की, उसको कंट्रोल करने के लिए साख नियंत्रण होता है, इसका अर्थ हो गया। ठीक, अब बात करते हैं कि साख नियंत्रण के उद्देश्य क्या क्या है। साख नियंत्रण के अगर उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो देखो, साख नियंत्रण के मोस्टली क्या है, 3-4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है इसका कीमत स्थिरता करना, मतलब कीमत को स्थिर करना ताकि कीमतें बार बार फ्लक्चुएट ना हो। दूसरा इसका क्या है, विदेशी विनिमय में कीमत स्थिरता लाना, यानी वहां भी उच्चावच कम देखने को मिले। और अगर तीसरे उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका क्या है, रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा देना। चौथे की अगर बात करें तो आर्थिक नियोजन को सफल बनाना भी क्या है, इसका उद्देश्य है। तो ये साख नियंत्रण के उद्देश्य भी हो गए। अगर साख नियंत्रण की बात करें तो साख नियंत्रण क्या है, साख नियंत्रण की 2 विधियां होती है। मतलब केंद्रीय बैंक के पास साख नियंत्रण की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है अगर बात करें तो पहली है आपकी मात्रात्मक विधि। पहली क्या है? मात्रात्मक विधि। पहली है मात्रात्मक विधि और दूसरी है आपकी गुणात्मक। कौन सी? गुणात्मक, या इसको कहेंगे या चयनात्मक। चयनात्मक विधि क्या है? गुणात्मक विधि या चयनात्मक विधि। अब देखो, मात्रात्मक विधि जो है, मात्रात्मक विधि में क्या क्या चीजें होती हैं वो चीजें हम देख लेते हैं। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बैंक दर। बैंक दर हो गया। दूसरा है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। उसके बाद क्या है, तरलता। तरलता अनुपात नहीं है, ये सामितिक तरलता अनुपात होता है। तरलता स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है, अनुपात। इसको कहेंगे SLR। ये हो गया SLR और ये हो गया ट्रिपल आर। ये ट्रिपल आर हो गया, ये रेपो रेट डबल आर हो गया और इसको BR कहेंगे, बैंक रेट। हो गया, साविधिक तरलता अनुपात भी हो गया। और अब है नगद। नगद
नकद आरक्षी अनुपात, इसको क्या कहेंगे? CRR। क्या ये? CRR। ये आपका हो गया नगद आरक्षी अनुपात यानी CRR हो गया। ठीक, ये चीज होगी। अब बात करते हैं लास्ट वाले की। लास्ट क्या होगा? OMO होगा, यानी खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको कहते हैं, OMO हो गया। और अब बचा है आपका MSF, MSF भी हो गया आपका। ये चीजें अब देखो, इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम गुणात्मक की अगर बात करें तो गुणात्मक क्या क्या चीजें आती है? गुणात्मक में आती है आपकी, एक तो आती है आपकी DRI। DRI का मतलब होता है डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी विभेदात्मक ब्याज दर। विभेदात्मक ब्याज दर। अब विभेदात्मक ब्याज दर जो होती है वो क्या होती है? वो होता है आपका, जैसे देखो होम लोन है, होम लोन क्या है? 7%। ठीक, आप नॉर्मल लोन लेते हो तो आपको कितना परसेंट मिलता है? 11, 12, 10, उतना परसेंट है। होम लोन आपका 7% है। कुछ चीजें आपको इससे भी कम रेट पे मिलती है। तो डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट रेट जो होती है वो किस में आती है? गुणात्मक में आती है। ये हो गया। और आपका इसमें आता है कोटा तय करना। कोटा तय करना, किसको कितना कोटा देना है, किस चीज में कितना पैसा लगाना है, ये चीजें भी ये डिसाइड करता है। यानी गुणात्मक जो इसकी विधियां हैं उसमें आती हैं। ये चीजें हो गई आपकी गुणात्मक विधि। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो सबसे मेन चीजें हैं उसको डिस्कस करते हैं। बैंक दर की अगर बात करें, बैंक दर क्या होती है? बैंक दर वह दर होती है जिस पर, अब देखो यहां करूंगा मैं, ये है आपका आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक, और एक होगा आपका व्यापारिक बैंक। ये दो चीजें बना दी मैंने यहाँ पे। ये देखो, ये आरबीआई है और ये आपका व्यापारिक बैंक हो गया, आपका कमर्शियल बैंक। और एक आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक दर की। बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट होता है जिस दर पे ये इसको पैसे उधार देता है, मतलब जो ब्याज दर ये लगाता है आरबीआई, जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? बैंक रेट। और ये कैसी होती है? दीर्घकालिक दीर्घकालिक दर होती है। ये जो बैंक दर होती है उसका समय जो है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी दीर्घकालिक अवधि होती है इसकी, दीर्घकालिक दर है बैंक दर। तो यहाँ पर क्या है? बैंक दर किसे कहा जाता है? जो सिंपल शब्दों में अगर लिखने के लिए लिखा जाए तो क्या लिखेंगे कि बैंक दर वह दर है जिस दर पर आरबीआई या केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। वो उस दर पर, जिस दर पर आरबीआई या केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, वो आपकी बैंक दर कहलाती है। ठीक, रेपो रेट की बात करते हैं। रेपो रेट भी सेम है, जो बैंक दर है वैसी ही है रेपो रेट भी, पर ये क्या है? अल्पकालिक। ये क्या है? अल्पकालीन दर, यानी जिस दर पर अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं, आरबीआई ही देगा यहाँ पर भी। जिस दर पर आरबीआई अल्पकालीन ऋण व्यापारिक बैंकों को देता है वो आपकी क्या कहलाती है? रेपो रेट। हो गया रेपो रेट। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब क्या होता है कि व्यापारिक बैंकों के पास क्या है? बहुत सारा पैसा बचा है, उन्होंने क्या करा? कर्ज भी दे दिया, सबको पैसे दे दिए। अब क्या है? उनके पास स्टॉक में पैसा बचा है। तब क्या करते हैं वो लोग आरबीआई के पास पैसा जमा कर देते हैं। आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं तो उस पे क्या है? जो इंटरेस्ट लगता है, जो रेट लगता है, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। यानी व्यापारिक बैंक जिस रेट पर आरबीआई को उधार देते हैं या ऋण देते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो रेट, यानी RRR इसको कहा जाता है। एसएलआर की बात करते हैं। एसएलआर है आपका सांविधिक तरलता अनुपात।
साविधिक तरलता अनुपात की अगर बात करें तो जैसे आपने क्या करा था कि बैंक में पैसे ले गए, तो उन्होंने क्या करा कि 20% पैसे काटे और आपका 8 जो 80% था वो किसी और को दे दिया। यानी 10,000 रुपये आपने जमा करे तो उन्होंने आपके खाते में 10,000 रुपये लिखे और उसमें से 20% रखा और बाकी के 8,000 रुपये किसी और को दे दिया। तो यानी जो, क्योंकि उसने 2,000 जो 20% था वो क्यों रखा अपने पास, क्योंकि कल को आप आ सकते हो पैसों के लिए। वही है कि तरल रूप में अपने पास रखना पड़ता है, उसे ही कहा जाता है सांविधिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। यानी अपने पास बैंक को इतना अनुपात रखना पड़ता है ताकि कल को अगर वही ग्राहक अपने पैसे लेने आ जाए तो बैंक के पास पैसा हो। ठीक, तो ये चीजें हो गई सांविधिक तरलता अनुपात। तो ये सांविधिक तरलता अनुपात क्या होता है, वह अनुपात जिस अनुपात में व्यापारिक बैंक अपने पास पैसा जमा रखता है ताकि वो अपने ग्राहकों के लेन देन को सुचारू रख सके। तो ये हो गया आपका सांविधिक तरलता अनुपात। नगद आरक्षी अनुपात की बात करते हैं यानी कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, कैश रिजर्व रेशो होता है जितना भी अमाउंट क्या है कि व्यापारिक बैंकों के पास जमा होता है उसका एक निश्चित प्रतिशत क्या होता है आरबीआई के पास जमा हो जाता है। वही है आपका नगद आरक्षी अनुपात। कुछ अनुपात क्या है डायरेक्ट कैश रूप में किसके पास चला जाता है, आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, ये कम होता है। ये आपका होगा 0 से लेकर के 15% तक और ये आपका होगा 0 से लेकर के 40% तक। ये जो सांविधिक तरलता अनुपात है वो आपका 0 से लेकर के 40% है और नगद आरक्षी अनुपात है आपका 0 से लेकर के 15% के बीच हो सकता है। इतना है आपका। तो नगद आरक्षी अनुपात क्या है कि जितना भी पैसा जमा होता है वो क्या है, एक हिसाब से देखा जाए तो उसकी रेपो है, वो कहीं अगर ये दिवालिया हो गया या कुछ हो गया इस बैंक को तो वो क्या करता है, सारी जो चीजें गतिविधियां करता है उसके लिए क्या है कि आरबीआई कहता है कि हमारे पास कुछ परसेंट जो जमा राशि आपके पास जमा हुई है उसका कुछ परसेंट हमारे पास रिजर्व रखो। तो वही है आपका नगद आरक्षी अनुपात। ये चीजें हो गई। खुले बाजार की क्रियाएं, ये आपने काफी एग्जाम्स में देखा होगा कि खुले बाजार की क्रियाएं आता है यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या है, सरकारी या निजी जो आपकी प्रतिभूतियां होती है, निजी या सरकारी संपत्ति की जो प्रतिभूतियां होती है उसकी खरीद फरोख्त यहाँ पर की जाती है यानी बेची और खरीदी जाती है यहाँ पर खुले बाजार की क्रियाओं में। ये आपका हो गया। एमएसएफ की बात करते हैं। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये है आपका अति अल्पकालीन, क्या है, अति अल्पकालीन ऋण दर। अति अल्पकालीन ऋण दर का मतलब है 1 से 2 दिन के लिए जो ऋण दिया जाता है वो क्या है, एमएसएफ में आता है। ये देखो 3 एक जैसी चीजें हैं, एक है आपका बैंक दर, रेपो दर और एमएसएफ। ये तीनों चीजें एक जैसी हैं पर ये क्या है, ये देखो ये दीर्घकालीन है, मतलब जितना रेट लगा दिया है, बैंक रेट लगा दिया उतना क्या है कितने ही सालों के लिए दिया है, जैसे 15 साल 20 साल कितने भी सालों के लिए दिया है आरबीआई ने उस व्यापारिक बैंक को, किसी भी व्यापारिक बैंक को, तो वो क्या है बैंक दर कहलाती है। अल्पकालीन दर का क्या मतलब है, अल्पकालीन का तो आपको पता होना चाहिए कि 1 साल से कम का जो समय होता है अल्पकाल कहलाता है। तो अल्पकालीन दर का मतलब होता है, रेपो दर किसमें आती है, अल्पकालीन दर है वो, उसमें भी पैसा देगा आरबीआई ही इसको पैसा देगा पर वो क्या होगा, अल्पकालीन होगा। इसमें भी पैसा क्या है आरबीआई ही देता है व्यापारिक बैंक को, पर ये 1 से 2 दिन के लिए देता है, मतलब इसको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो 1 से 2 दिन के लिए पैसा लेता है। इसकी दर सबसे कम होती है, इसकी थोड़ी और कम होती है, इस सबसे ज्यादा इसकी होगी, बैंक रेट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म है, मतलब दीर्घकालीन दर है और ये थोड़ी कम होगी और ये इससे कम होगी। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। मौद्रिक नीति को हमने आज जाना। मौद्रिक नीति में साख नियंत्रण को देखा। साख नियंत्रण में 2 विधियां हमने देखी, मात्रात्मक विधि और आपकी गुणात्मक या चयनात्मक विधि। चयनात्मक या गुणात्मक विधि में हमने देखा इसमें कोटा तय होता है, किसको कितना कोटा देना है। ठीक, डीआरआई है, मतलब डिफरेंट जो ब्याज दर होती है वो भी लागू होती है, मतलब चयनात्मक विधियों में आती है वो चीजें। पर इसमें अगर बात कर रहे हैं तो मात्रात्मक विधियों में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है मात्रात्मक विधियां हैं, जैसे बैंक दर क्या होती है, रेपो दर क्या होती है, रिवर्स रेपो दर क्या होती है, सारी चीजें हमने डिस्कस करी।
आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।